आज व्यू 360 में इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक दुनिया में बेरोजगारी की शरह कम तरीन, लेकिन क्या ज्यादा मुलाजमतों का मतलब अच्छी मुलाजमतें भी हैं? अफ्रीका में अमरीकी फौज हाथियों का गैर कानूनी शिकार करने वालों के खिलाफ मुतहरिक। और मिलिएगा कैलिफोर्निया के उन रजाकारों से जो कबल अज़ वक्त पैदा होने वाले नौमौलूद बच्चों को अपनी शफकत दे रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका के वॉशिंगटन स्टूडियोज में आप सबको खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 और मैं हूं इरम अब्बासी। दुनिया में बेरोजगारी कई दहाइयों में अपनी निचली तरीन सतह पर है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन और गैलप के मुताबिक इस वक्त दुनिया की आबादी का 5% बेरोजगार है, जबकि पाकिस्तान में बेरोजगारी बढ़कर 10% की शरह पर पहुंच गई है। ताहम गैलप ने ग्लोबल ग्रेट जॉब्स 2019 नामी अपने सर्वे की रिलीज के मौके पर कहा है कि किसी भी मेशत की सेहत को मापने के लिए अब बेरोजगारी का पैमाना दुरुस्त नहीं रहा, क्योंकि बेरोजगारी की कम तरीन सतह पर होने की बावजूद अब भी दुनिया में 74 करोड़ से ज्यादा अफराद शदीद गुर्बत से दोचार हैं। सर्वे के मुताबिक दुनिया की 3 अरब वर्क फोर्स के सिर्फ निस्फ या तकरीबन 1.5 अरब अफराद को गुड या मुनासिब रोजगार दस्तयाब है, जबकि 17 करोड़ लोग ऐसी मुलाजमतों से मुंसलिक हैं जिन्हें ग्रेट या बेहतरीन कहा जा सकता है। गैलप के मुताबिक ग्रेट जॉब्स वो मुलाजमतें हैं जो किसी भी मेशत की सेहत के अंदाजे का दुरुस्त पैमाना है, और इस सर्वे के मुताबिक पाकिस्तानी सिर्फ 1% ग्रेट जॉब से मुंसलिक हैं। ये बेहतर और बेहतरीन नौकरियां हैं क्या? इस बारे में बात करते हैं असदुल्ला खालिद से। असद, बताइएगा कि क्या इसका मायने है? इरम, बेरोजगारी की शरह को दुनिया भर में किसी भी मुल्क की मईशत की सेहत को नापने के लिए देखा जाता रहा है। बेरोजगारी बढ़ जाने पे दुनिया अब गैलप का मशवरा ये है कि मुआशी तरक्की को ग्रेट जॉब्स की बजाय जो ओवरऑल मयार इससे पहले रहा है बेरोजगारी का, उस पर ना परखा जाए, ग्रेट जॉब्स के हवाले से परखा जाए। और सवाल ये है कि ग्रेट जॉब्स होती क्या है? तो ये मैंने पूछा दुनिया में अवामी राय के जायजे और उनकी बुनियाद पर रिसर्च करने वाली गैलप कंपनी के सीनियर पार्टनर जो दिल्ली से। आइए देखते हैं। अच्छी मुलाजमत वो है जिसमें आपके पास काम हो और आपको रेगुलर तनख्वाह मिल रही हो। बेहतरीन मुलाजमत वो है जिसमें आपका अपने काम में दिल भी लगता हो, और हमने इसे पैमाना बनाया, यानी आप जो काम कर रहे हैं क्या आप इससे खुश हैं? आपकी खुशी और सुकून इस चीज से भी मुंसलिक हो सकता है कि आपकी तजावीज़ सुनी जाती हैं और आप काम में बेहतर हो रहे हैं। इसी की बुनियाद पर हमने पैमाना बनाया जिसे हमने एंगेजमेंट का नाम दिया है। तो अगर आपके पास एक अच्छी नौकरी है और इस मुलाजमत में आपकी राय की अहमियत है, तो ये एक बेहतरीन मुलाजमत हो जाएगी जो कि दुनिया में सिर्फ 5% लोगों के पास है। असद, इससे पहले तो बेरोजगारी की शरह से अंदाजा लगाया जाता था कि दुनिया में कितने लोगों के पास काम है या नहीं है। फिर गैलप के गुड जॉब्स एंड ग्रेट जॉब्स किस कैटेगरी में आती हैं? इससे पहले जो बेरोजगारी की शरह का अंदाज़ा लगाया जाता था, कोई भी इंसान जो वर्क फोर्स में अवेलेबल है और 1 घंटा 1 हफ्ते में काम करता है उसको बेरोजगार नहीं समझा जाता था। तो ये किसी भी हवाले से कोई ऐसा बैरोमीटर नहीं है कि जिसकी बेसिस पे मईशत को गेज किया जा सके, या किसी भी जो इकॉनमी है या किसी भी मुल्क के हवाले से अगर हम ये देख सकें कि वहाँ पर कितनी बेहतर ज़िंदगी अवेलेबल है उसको गेज किया जा सके। तो गुर्बत की लकीर के बहुत से लोग नीचे हैं। अगर हम $2 से नीचे की इनकम देखते हैं जिन लोगों की है, तो वो एक बहुत बड़ी अमाउंट है जो कि तकरीबन 21% ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन बनता है। उसके बावजूद अगर रोजगार पे भी हैं और गुर्बत से नीचे जिंदगी भी गुजार रहे हैं, तो वो किसी भी तरह से रोजगार अच्छा कंसिडर नहीं होता। उसकी वजह से गैलप ये एक नए पैटर्न के सामने लेके आया है कि जिसमें ऐसी नौकरी जिसमें आप 30 घंटे से ज्यादा काम कर रहे हो और किसी एम्प्लॉयर से आपको तनख्वाह मिल रही हो, और सबसे बढ़ के और बेहतरीन जॉब्स के लिए आपकी उस पूरी जॉब में आपकी बात सुनी भी जा रही हो, आपसे मशवरा भी किया जा रहा हो और आपकी इनपुट की बेसिस पे पॉलिसी बन रही हो, या ओवरऑल उस पर्सपेक्टिव से हम देख सकें, जो कि पाकिस्तान में हमने देखा कि ग्रेट जॉब सिर्फ 1% है इस हवाले से। अच्छा, दुनिया भर में कितनी बेहतरीन नौकरियां मौजूद हैं और वो कहाँ कहाँ हैं, और पाकिस्तान कहाँ स्टैंड करता है उस कैटेगरी में? काफ़ी इंटरेस्टिंग मिक्स है। अगर हम देखें कि नॉर्मली एक्सपेक्ट ये किया जाता है कि शायद यूरोप या अमेरिका में बेहतरीन नौकरियां सबसे ज़्यादा होंगी, लेकिन मिड ईस्ट में यूएई में अगर हम देखें, मुत्तहिदा अरब अमारात में, तो 14% बेहतरीन नौकरियां अवेलेबल हैं जो कि दुनिया में सबसे ज़्यादा है। दूसरे नंबर पे अमेरिका आता है, फिर रीजन में हम अगर जाएं तो मंगोलिया में भी 11% है, लेकिन साउथ एशिया जो है जो 6% पे इस वक्त मौजूद है। पाकिस्तान का अगर हम जायज़ा लेते हैं तो पाकिस्तान में गुड जॉब्स जो हैं वो तकरीबन 21% लोगों के पास हैं। 21% की जो आबादी है उसको अगर हम देखें तो 13 करोड़ 70 लाख का जो नंबर है, जो कि एडल्ट पॉपुलेशन है पाकिस्तान की, जो कि वर्क फोर्स जिसको
ہم کہہ سکتے ہیں اس کا 21% جو ہے وہ گڈ جابس پہ ہے. اور اگر ہم گریٹ جابس کا حوالہ دیں تو وہ صرف 1% ایسے لوگ ہیں پاکستان میں جو کہ گریٹ جابس پہ موجود ہیں اس وقت. تھینک یو اسد اللہ خالد ہمارا ساتھ دینے کے لیے, ہمیں یہ بتانے کے لیے کہ گریٹ جابس کیا ہیں, گڈ جابس کیا ہیں. گیلپ کا جو سروے آیا ہے اس میں پاکستانیوں کے لیے صرف 1% جو ہیں وہ گریٹ جابس, اس میں ان کا پیمانہ ماپا گیا ہے. تھینک یو اسد فار بینگ ود اس. تھینک یو. کسی بھی معیشت اور ملک کے لیے نوکریاں, اور وہ بھی جو گیلپ کی تعریف کے مطابق گریٹ جابس معنی رکھتی ہیں. پاکستان اس حوالے سے کہاں کھڑا ہے, اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں ماہر معیشت ڈاکٹر ثاقب رازوی. ویلکم ٹو دی شو سر. سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ پاکستان میں بے روزگاری کا یہ عالم ہے کہ انجینئرز اور ڈاکٹرز جو ہیں ان کو بھی جاب نہیں ملتی, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جاب کی نیچر ہے یا یہ پاکستان کا جو معاشی نظام ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ جابس کریٹ کی جائے؟ شکریہ ارم. جابس کریٹ ہوتی ہیں جب معیشت گرو کر رہی ہو. اس میں 2-3 چیزیں ذہن میں رکھنی چاہیے. ایک تو یہ ہے کہ جو ایجوکیشن سیکٹر ہے وہ کس قسم کی پروڈکٹ پروڈیوس کر رہا ہے, اور انڈسٹری اور معیشت کو کس قسم کی سکلز چاہیے. ان میں اگر مس میچ ہوگا تو آپ کو نظر آئے گا کہ لوگ بظاہر ڈگری یافتہ ہیں لیکن ان کو جابز نہیں مل رہی. دوسری یہ ہے کہ اگر اکانومی تیزی سے نہ بڑھ رہی ہو تو جنرلی لوگوں کو جابز نہیں ملیں گی, یا دیر میں ملیں گی, یا ان کی کوالیفیکیشن سے لیول سے کم کی جابز ملیں گی. پاکستان کی معیشت آپ جانتی ہیں کہ فلکچویشن میں رہی ہے, تو اس کا اس بات سے بہت اثر ہے کہ یہ جابز لوگ کیوں محسوس کر رہے ہیں کہ ان امپلائمنٹ ہے. پلس آج کل پاکستان کرنٹلی از گوئنگ تھرو اے IMF اسٹیبلائزیشن پروگرام, تو تھوڑا سا اس کی وجہ سے بھی معیشت پہ کنسٹرینٹ ہے. یہ بتائیں کہ حال ہی میں ایک وزیر نے یہ بھی, پاکستانی وزیر نے یہ بھی کہا کہ نوکریوں کے لیے حکومت کی طرف نہ دیکھا جائے, تو ایک ہنگامہ کھڑا ہو گیا. آپ کے خیال میں جابس کریٹ کرنا پرائیویٹ سیکٹر کی ذمہ داری ہے یا حکومت کی ذمہ داری ہے یا دونوں کی ہے؟ اس میں دونوں کی ذمہ داری ہے, لیکن دونوں کا رول مختلف ہے. حکومت کا رول یہ ہے کہ وہ ایسا انوائرمنٹ کریٹ کرے جس میں ہائی لیول ایجوکیشن ہو, سکلز کی ٹریننگ ہو, اور لوگوں کو پھر ایکسپیرینس مل سکے. جہاں تک جابس کریٹ کرنے کا تعلق ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر کی ذمہ داری ہے, کیونکہ انہیں وہ ہائیلی کوالیفائڈ سکلڈ لوگ چاہیے تاکہ وہ اپنے بزنسز کو, مینوفیکچرنگ کو, سروسز کو پرموٹ کر سکیں. حکومت خود جابس انوینٹ نہیں کر سکتی, لیکن حکومت وہ ماحول مہیا کر سکتی ہے جس میں کہ ٹیلنٹڈ لوگ آگے بڑھ سکیں, اچھی تعلیم ملے اور سکلز ڈیولپ کرنے کا موقع ملے. اچھا یہ بتائیں کہ کئی سالوں سے ہم نے رپورٹ میں ذکر کیا کہ بے روزگاری جو ہے وہ اپنی نچلی سطح پر ہے. پاکستان میں ابھی بھی جو ہے بے روزگاری کی شرح جو ہے بڑھ رہی ہے, اور آپ نے ذکر بھی کیا کہ اس کے ریزنز کیا ہیں. تو پالیسی میکرز جو ہیں ان کے لیے کیا چیلنجز ہیں اور بہتر بنا سکتے ہیں, لوگوں کو روزگار مہیا کر سکتے ہیں؟ سب سے بڑا چیلنج جو اس وقت پاکستانی معیشت فیس کر رہی ہے وہ 2-3 سال پہلے آپ کو یاد ہے کہ آلموسٹ ایک ہیمریج ہو رہا تھا اکانومی کا. تو اس وقت حکومت جو پالیسیز امپلیمنٹ کر رہی ہے اس سے اکانومی کو اسٹیبلائز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس کے بعد امید یہ ہے کہ وہاں سے اکنامک گروتھ نکلے گی جس سے جابس کریٹ ہوں گی. لیکن یہ تو میکرو اکنامک ایسپیکٹ ہے. مائکرو اکنامک ایسپیکٹ یہ ہے کہ سکلز اور ایجوکیشن کی الائنمنٹ ہو, اس قسم کے جابس جو اویلیبل ہیں ان کی ایڈورٹیزمنٹ ہو تاکہ لوگوں کو پتہ لگ سکے کہ ان سے اسکل ریلیٹڈ جابس کہاں ہیں, تاکہ جو جسے اسٹاک امپلائمنٹ ایکسچینج میں جو فرکشنز ہیں وہ ریموو کی جائیں. اور سکلز یا کچھ لوگ جو ہیں وہ انفارمل سیکٹر میں ہیں, وہ سکلڈ ہیں لیکن ان کے پاس کوئی سرٹیفکیشن نہیں ہے. تو اگر ان لوگوں کو وہ سرٹیفکیشن مہیا ہو جائے تو ان کے چانسز آف امپروونگ دیئر جابس بڑھ جاتے ہیں. لیکن یہ تو اگر آپ نے گراس روٹ لیول پہ جا کر مسئلے کا حل ڈھونڈنا ہے, اور آپ نے خود بھی بات کی کہ ایجوکیشن ایک بہت بڑا مسئلہ ہے, اور آج بھی ہم جانتے ہیں کہ پاکستان میں کئی ہزار بچے جو ہیں وہ اسکول ہی نہیں جا پا رہے. تو جب تک آپ ایجوکیشن میں بجٹ میں ایلوکیشن اس طرح کی نہیں کریں گے کہ ہر کسی کے لیے ایجوکیشن مہیا ہو, تو پھر مسئلے کا حل تو دائمی نہیں ہوگا. یہ آپ کی بات بالکل صحیح ہے.
फंडामेंटल प्रॉब्लम ये है कि दुनिया में और इवन पाकिस्तान में जो स्किल्स मांगी जा रही हैं वो हाईली एजुकेटेड लोगों के से रिलेटेड हैं। तो जब तक हम अपनी प्राइमरी सेकेंडरी एजुकेशन को स्ट्रॉन्ग नहीं करेंगे, फैलाएंगे नहीं, वो पाइपलाइन ऑफ स्किल्ड वर्कर्स डेवलप नहीं होगी। आप तो उसके लिए आप समझते हैं कि हुकूमत जो है, आपने कहा कि किसी हद तक इकॉनमी को बेहतर करने के लिए हुकूमत काम कर रही है, लेकिन आपको क्या लगता है कि क्या वो पॉलिसीज़ हैं, 2 पॉलिसीज़ या 3-4 ऐसे नुकात हैं जिनको अभी भी दुरुस्त करने की ज़रूरत है ताकि पाकिस्तान जो है, जिस तरह बैनुल-अक़वामी सतह पर बेरोज़गारी कम हुई है, पाकिस्तान में भी आप इसके समरात देख सकें? सबसे प्राइमरी चीज़ तो ये है कि पाकिस्तान में गुड क्वालिटी एजुकेशन मुहैया की जाए। उससे बेस बनती है कि आपको बेहतर क्वालिटी लोग मुहैया होने शुरू हो जाते हैं। दैट्स ए फंडामेंटल इशू। अगर पाकिस्तान के बजट में एजुकेशन पे और उससे रिलेटेड जो है वो बेसिक हेल्थ भी है, बहुत से बच्चे स्कूल इसलिए नहीं जा सकते कि उनकी सेहतें अच्छी नहीं हैं। तो ये 2 चीज़ें मैक्रो लेवल पे करने की ज़रूरत है। और उसके बाद ये जो पॉलिसीज़ हैं जो प्रोविंशनल लेवल पे भी की जा सकती हैं, जिसमें जॉब मिसमैच अवॉइड किया जाए, जिसमें स्किल्स प्रोवाइड की जाएं, जिसमें ये मौका दिया जाए कि जो लोग जॉब्स में हैं वो किस तरह अपनी स्किल्स को बढ़ा सकते हैं। डॉक्टर साकिब, बहुत शुक्रिया हमारा साथ देने का। बात कर रहे थे नौकरियों के बारे में कि किस तरह से नौकरी को बढ़ाया जा सकता है। बहुत शुक्रिया। बात मुलाजमतों और अच्छी मुलाजमतों की हो रही है तो हम अपने शो में ऐसे कई पाकिस्तानियों की कहानियां आपके साथ शेयर कर चुके हैं जिन्होंने अपनी मदद खुद करके ऐसे कारोबार इन्वेंट किए हैं जिससे उनको ना सिर्फ उनको रोज़गार मिल रहा है बल्कि उससे मुंसलिक और भी बहुत सारे लोग हैं जो कि उससे फ़ायदा उठा रहे हैं। इस्लामाबाद की नूरुल सबा एक ऐसी पाकिस्तानी है जिन्होंने एक फ़ूड डिलीवरी ऐप मुतारिफ़ कराई है जो घर बैठे ख़वातीन को रोज़गार मुहैया कर रही है। ये अब कैसे काम करते हैं जानते हैं गेतियार अनीस की इस रिपोर्ट में। नूरुल सबा ने 1.5 साल पहले प्लेट 101 नामी ऐप बनाई जो दरअसल एक मार्केट प्लेस है जहां कोई भी खातून अपने घर में तैयार करदा खाना ऑनलाइन फरोख्त कर सकती हैं। ऐप पर अब तक 200 से ज़ायद ख़वातीन के किचन रजिस्टर हो चुके हैं। एक हाउस वाइफ है, एक मदर है, उसकी ऑलरेडी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ काफ़ी ज़्यादा होती हैं और फिर हमारी एप्लीकेशन में जो भी उन्होंने अपनी फैमिली के लिए बनाया है कुछ उन्होंने एक्स्ट्रा नहीं करना, कोई उनकी टाइम रिस्ट्रिक्शन नहीं है, फ्लेक्सिबल आवर्स हैं, उनके वर्किंग आवर्स हैं, जब उनके लिए ईजी होता है वो कर सकती हैं। हमारी एप्लीकेशन पे ऑनलाइन आना है, जो भी आपने अपनी फैमिली के लिए बनाया उसमें से कुछ पोर्शन आपने शेयर करना है। ऐप के को फाउंडर और नूर के शौहर जीशान का कहना है कि इन्हें जिंदगी के बहुत साल घर से दूर गुजारना पड़े, इसलिए वो इस बात से बखूबी आगाह हैं कि साफ सुथरे, लजीज और सस्ते खाने की दस्तयाबी कितनी कामयाब चीज़ है। उनका कहना है कि इस ऐप को घर पर खाना तैयार करके फरोख्त करने की ख्वाहिशमंद ख़वातीन तक ले जाना सबसे बड़ा मसला था। जो ये हमारी ख़वातीन वाली सप्लाई साइट थी, इट वॉज अ बिग चैलेंज फॉर अस इन स्टार्ट के रीच कैसे करना है, क्योंकि लोग फेसबुक यूज़ नहीं करते, ये लोग इंस्टाग्राम पे नहीं है। सो वी स्टार्टेड इन अ वेरी ट्रिकी वे कि हम लोग छोटी छोटी कम्युनिटीज़ में उन लोगों से मिले और फिर हमने कुछ लोग ऑनबोर्ड किए। फिर रेफरल प्रोग्राम के थ्रू अल्हम्दुलिल्लाह राइट नाउ वी गेट लाइक 4 to 5 रिक्वेस्ट ऑन डेली बेसिस टू गेट ऑन आवर ऐप फ्रॉम द होम शेफ्स। ठीक है, फ्रॉम द कंज्यूमर एंड इट्स वेरी इजी। फेसबुक मार्केटिंग पे हम लोग थोड़ा बहुत बजट स्पेंड करते हैं। मोस्टली टिल नाउ जो हमने 30,000 ऑर्डर्स डिलीवर किए पिछले 1-1.5 साल में, मोस्ट ऑफ देम आर थ्रू ऑर्गेनिक ग्रोथ एंड वर्ड ऑफ माउथ। नूरुल सबा का कहना है कि वो होम शेफ ख़वातीन की रहनुमाई भी करती हैं। ऐसी एक खातून है आतिका जो ऐप 101 के जरिए अपने घर में तैयार करदा खाना ऑनलाइन फरोख्त करती हैं। उनका कहना है कि वो इस तमाम सेटअप से काफ़ी मुतमईन हैं। इसमें सबसे बड़ा एडवांटेज हर फीमेल के लिए ये है कि हमें घर से बाहर नहीं निकलना। जो खाना हम अपने घर में अपने बच्चों के लिए बना रहे हैं उसी में से हम 1 या 2 प्लेट अपलोड कर देते हैं। हमें बॉक्सेस घर पे मिलते हैं, हमारा राइडर घर पे आता है। तो मेरे ख्याल से लेडीज़ के लिए ये बहुत बड़ा एडवांटेज है और इसमें अच्छा खासा हम अपनी इनकम हो जाती है। ऐप इस वक्त सिर्फ इस्लामाबाद तक महदूद है, लेकिन प्लेट 101 इंतजामिया का ख्याल है कि वो 2020 में पाकिस्तान के दूसरे शहरों तक भी अपना बिजनेस फैला लेंगे, क्योंकि 150 से ज़ायद ख़वातीन अभी से अपने किचन रजिस्टर करवाने के लिए इनसे राब्ते में हैं। गेतियारा अनीस, वॉइस ऑफ अमेरिका, इस्लामाबाद। पाकिस्तान के सूबा पंजाब के दारुल हुकूमत लाहौर के पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में वकला के धावे के दौरान वज़ीर आज़म इमरान खान के भांजे हसन नियाज़ी की तस्वीर और वीडियोज़ भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं।
तफसील के लिए आइए urduvoa.com पर। आपकी क्या राय है हमसे शेयर कीजिए facebook.com/VOA उर्दू के पेज पर। ट्विटर पर हमारा हैंडल है @urduvoa। अफ्रीकी जंगलात में पाए जाने वाले हाथियों के 70% का सफाया हो चुका है। इसकी बड़ी वजह हाथी के दांत की खातिर इन जानवरों को गैर कानूनी तौर पर हलाक किया जाना है। पार्क रेंजर्स इन जानवरों को बचाने के काम में सर फहरिस्त है, ताहम उनका काम खतरात और मुश्किलात से खाली नहीं। और अब वस्त अफ्रीका में हाथियों की नस्ल बचाने के काम से मुंसलिक एको गार्ड्स नामी पार्क रेंजर्स अपने काम में तन्हा नहीं। इन गार्ड्स को अब अमेरिकी फौज की मदद मिल रही है हाथियों को बचाने के काम की तरबियत की शक्ल में। इन अफराद की आवाज़ों से लूपे नेशनल पार्क में उम्मीद पैदा हुई है, क्योंकि ये इको गार्ड्स गैर कानूनी शिकार के खिलाफ लड़ाई की तरबियत ले रहे हैं, ऐसी लड़ाई जो इनकी मौत का सबब बन सकती है। और अमेरिकी फोर्सेस अपने बचाव के इम्कानात बढ़ा रही है। वॉइस ऑफ अमेरिका पहली मीडिया तंजीम है जिसने अमेरिकी दस्तों के साथ गैर कानूनी शिकार को रोकने की कार्रवाइयों को देखा। इस टीम की क़यादत अमेरिकी फौज के कप्तान केविन चैपला कर रहे हैं। ये लोग अपने हदफ से 200 मीटर के फासले पर हैं, जहां 4 गैर कानूनी शिकारियों का एक कैंप है। यहाँ से वो शायद जासूसी करने वाला एक आला भेजेंगे और देखेंगे कि वहाँ क्या हो रहा है। फिर वो अपना मंसूबा बनाएंगे और मुश्तबा अफराद के कैंप पर छापा मारेंगे। हुकाम का कहना है कि इस तरह की तरबियती कार्रवाइयों का आगाज सन 2009 में तंजानिया में हुआ था। हम न सिर्फ जंगलात को महफूज रखने में उनकी मदद कर रहे हैं, बल्कि हम जराइम पेशा गिरोहों को खत्म कर रहे हैं और एक बेहतर मुस्तकबिल के लिए उनकी मदद कर रहे हैं। गुज़िश्ता साल गाबून में भी ऐसी मशकें शुरू की गई। कई माह से शिकारियों को पकड़ने और शवाहिद को महफूज रखने के तरीकों को बेहतर बना रहे हैं। मैं इसके जूते उतार रहा हूँ ताकि ये यकीनी बनाया जा सके कि इसने कोई दस्तावेजात या मालूमात तो छुपा नहीं रखी जो हमारे मिशन को कामयाब करने के लिए मदद दे सके। ये इको गार्ड इंतहाई पुरज़म लोग हैं और इन्हें तालीम देने में न सिर्फ मजा आता है बल्कि ये आसान भी है। चैपला का कहना है कि दूसरे ममालिक के बरअक्स गाबून नेशनल पार्क एजेंसी को गैर कानूनी शिकारियों के खिलाफ तरबियत देने का मकसद इसे खुद मुख्तार बनाना है। इस मिशन में जो चीज़ शामिल नहीं वो असलहे की तरबियत है और कुछ रेंजर्स का कहना है कि उन्हें इसकी बहुत ज़रूरत है। इसकी वजह यह है कि इस साल तक हुकूमत की तरफ से इको गार्ड्स को असलह रखने की इजाज़त नहीं थी। अब आप किसी शिकारी से ये नहीं कह सकते ओह खामोश रहो और मुझे अपनी बंदूक दो। कुछ माह पहले हमें हथियार रखने की इजाज़त नहीं थी, अब हमारे पास असलहा है और गैर कानूनी शिकार में कमी आई है। हुकाम को तवक्को है कि आलमी सतह की कुछ इजाफी तरबियत और मदद के साथ गाबून की गैर कानूनी शिकारियों के खिलाफ कार्रवाइयों को तेज कर सकेंगे। हमने जो पेशरफ्त की है मुझे इस पर फख्र है, लेकिन ये अब भी तबाकुन है, लिहाजा हमें अभी मजीद काम करने की जरूरत है। तो प्यादा सिपाही इस लड़ाई में अपना सफर जारी रखे हुए हैं और वो अपने मुल्क और पूरी दुनिया के लिए खतरे से 2-4 हाथियों की नस्ल को बचाने के लिए पुरअज़्म है। कार्ला बैब के साथ इमरान जदून, वॉइस ऑफ अमेरिका। वक्त से पहले पैदा होने वाले या नौमौलूद बीमार बच्चों को अस्पताल में बहुत ज़्यादा और मुस्तकिल तवज्जो की ज़रूरत होती है। कई बार वालिदैन मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर सारा वक्त अस्पताल में बच्चों के साथ नहीं रह पाते। कैलिफोर्निया के शहर लॉन्ग बीच में रज़ाकारों को नौमौलूद बच्चों के साथ वक्त गुजारने और उन्हें पुरसुकून रखने की तरबियत दी जा रही है और इससे सिर्फ बच्चों को ही नहीं बड़ों को भी सुकून मिल रहा है। देखते हैं हेल्थ सेगमेंट। Good morning, baby. How are you today? कबल इस वक्त पैदा होने वाला ये बच्चा कई हफ्ते इंतहाई निगहदाश्त के शोबे में गुजारने के बाद अब आखिरकार घर जाने के लिए तैयार है। अस्पताल से मुंसलिक रज़ाकार कैरोलाइन कोनियानो ने इसकी माँ की गैर मौजूदगी में बहुत सा वक्त इसे गोद में उठाया और इसे नरमी से झुलाया। मुझे इस काम से मोहब्बत है, ये बहुत प्यारे हैं। कुछ बच्चे तंग करते हैं लेकिन ये सभी अच्छे हैं। मैं इनके माँ बाप की शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने अपने बच्चों को घंटों गोद में उठाने और सुलाने का मौका दिया। कैरोलाइन जैसे रज़ाकार कैलिफोर्निया के इस अस्पताल में कबल इस वक्त पैदा होने वाले बच्चों के लिए पेशेवर कडलर्स यानी इन बच्चों को गले लगाने के लिए रखे गए हैं। अस्पताल इन रज़ाकारों का इंतखाब बहुत एहतियात से करता है। इन रज़ाकारों की उम्रें 21 से 82 साल के दरमियान होती हैं। कुछ रिटायर्ड हैं, कुछ तालिब इल्म, मर्द और ख़वातीन सब हैं, लेकिन हमारे लिए इन सब में अहम खासियत शीर ख्वार बच्चों से प्यार करना है।
جیسے کہ کیرولائن ہے جو کچھ مہینے پہلے ریٹائر ہوئی تھیں۔ ان رضاکاروں کے لیے بچوں کو گود میں لینے کا ایک سیشن 45 منٹ کا ہوتا ہے، جس کے بعد ایک وقفہ اور پھر سے وہ بچوں کے ساتھ رہتے ہیں۔ ماہرین کے مطابق جب ایک انسان دوسرے انسان کو تھامتا ہے تو جسم کیمیائی اجزاء خارج ہوتے ہیں جو درد کو کم کرتے ہیں۔ نومولود بچے بھی اینڈورفن سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ 13 سال پہلے شروع کیا جانے والا یہ پروگرام رضاکاروں کو ان کے بامقصد ہونے کا احساس، بچوں کی نشو و نما اور ماں باپ کو تسلی دینے میں مددگار ہے۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ یہاں بچوں کو گلے لگانے والے رضاکار بھی ہیں۔ جب میں یہاں آئی تو میں نے ایک رضاکار کو دیکھا جس سے مجھے اطمینان ملا کہ میرے نہ ہوتے ہوئے بھی کوئی ہے جو میرے بچے کا خیال رکھے گا۔ امریکہ بھر میں ہسپتال ایسے ہی پروگرام شروع کر رہے ہیں تاکہ نومولود بچوں کو جلد از جلد ان کے گھر بھیجا جا سکے۔ اینجلینا بگدسریان کے ساتھ صبا شاہ خان، وائس آف امریکہ۔ اور اب آئیے ملتے ہیں جنوبی تاجکستان سے تعلق رکھنے والی خاتون سعودات خجایو سے جو صرف ایک ہاتھ کے ساتھ پیدا ہوئیں۔ سعودات اپنے ایک معذور بازو اور ٹانگوں کی مدد سے گھر کے تمام کام کرتی ہیں۔ بچے کو کپڑے پہنانا ہو، شوہر کا ہاتھ بٹانا ہو، کھیتی باڑی کرنا ہو، یہاں تک کہ وہ اپنے پاؤں سے سویٹر بھی بن لیتی ہیں۔ سعودات کے خاندان کو ماہانہ $34 کا وظیفہ ملتا ہے اور اضافی آمدن کے لیے وہ سلائی کڑھائی کا کام بھی کرتی ہیں۔ میں بچپن سے ہی کوشش کرتی آ رہی تھی اور پھر آخر کار میں نے اپنے پاؤں سے سلائی کرنا سیکھ لیا۔ میں صرف اپنے پیروں اور ایک بازو کے ساتھ کام کرتی ہوں۔ میں خود ہی کپڑے کاٹتی اور سیتی ہوں۔ میں انہیں 8.5 سومنیز میں فروخت کرتی ہوں، کبھی اس سے کم یا زیادہ۔ یہ تھا آج کا ویو 360۔ دوبارہ دیکھنے کے لیے آئیے facebook.com/VOA اردو کے پیج پر۔ اس کے علاوہ ٹویٹر پر ہمارا ہینڈل ہے @UrduVOA۔ انسٹاگرام پر آپ اردو VOA کو فالو کر سکتے ہیں بہت سی دلچسپ ویڈیوز اور تصاویر کے لیے۔ ہم اپنے انسٹاگرام پر آپ کی کھینچی ہوئی بہترین تصاویر بھی پوسٹ کرتے ہیں، تو اٹھائیے اپنا فون، لیجیے پاکستان کے نظاروں کی اچھی سی تصویر اور ہم سے شیئر کیجیے۔ اسی کے ساتھ ارم عباسی کو دیجیے اجازت۔ ہیو اے گریٹ ویکینڈ۔